चुनावी राजनीति में हार जीत सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, लेकिन कुछ हार जीत लंबे समय तक चर्चा का विषय बन जाती हैं। आजकल बद्रीनाथ की जो चुनावी लड़ाई है, मंगलोर की जो उपचुनाव की लड़ाई है, उसको उत्तराखंड में काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे साथ राजेंद्र भंडारी है। बद्रीनाथ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। आपने 2022 में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से रिजाइन करके बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव कांग्रेस के पक्ष में गया। अब हम समझना चाहते हैं राजेंद्र भंडारी की आगे की राजनीतिक रणनीति क्या है। वो क्या इस उपचुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या वजह रही, क्या कारण रहे कि वो चुनाव हार गए। भंडारी जी, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं बहुत आपसे बहुत जानना धन्यवाद। चाहता हूँ, 2022 का चुनाव हुआ तब आप चुनाव जीते थे, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को वहां से करीब 8,500 वोट की लीड आई थी। फिर ये क्या वजह रही, जब 10 जुलाई को जब वहां वोटिंग हुई तो वो आपके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में नहीं आई, लखपत बटोला जीत गए, कांग्रेस जीत गई। मैंने पार्टी बदली, उससे लोग बड़े नाराज़ थे। लोगों का ये मानना था कि आपको 5 साल के लिए हमने विधायक बनाया, तुमको बीच में ही 2.5 साल में छोड़ कर के जाना, और इस बात में लोग मुझसे बड़े नाराज़ थे। इससे पार्टी बदलने से और 2.5 साल में जो चुनाव हुआ है, उससे लोग नाराज़ थे। लोगों ने जो है वोट मेरे खिलाफ किया। तो क्या ये आपसे गलती हुई आपको लगता है, या आपने जानबूझ की, या आपके दिमाग में पहले भी था कि रिस्क भी हो सकता है, आप चेंज कर रहे हैं पार्टी, तो या क्या लगा, अब चुनाव परिणाम के बाद आपको महसूस होता है कि आपकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, लेकिन आपके निर्णय के चलते आप अनपॉपुलर हो गए लोगों में। नहीं, जीवन में कभी निर्णय गलत भी निकल जाते हैं। हमेशा ये तो नहीं है कि निर्णय हमेशा सही निकलेंगे, कभी गलत भी निकल जाते हैं, और गलत निर्णय तो मैं क्या बोलूँगा, परंतु पार्टी बदलने का जो था उससे मतदाता बड़े नाराज़ थे, और उन उसका खामियाज़ा मुझको भुगतना पड़ा। लेकिन आपके जितने भी बयानात आए थे उससे पहले, उसमें आपने कहा था कि आप इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं क्योंकि वो प्रदेश की सत्ता पे काबिज़ है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और आप अपने क्षेत्र के विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं विपक्ष में रहते हुए, इसलिए आप जब सत्ता में जाएंगे तो आप बद्रीनाथ का विकास ज़्यादा बेहतर करा पाएंगे। लेकिन ये बात फिर जनता ने सुनी क्यों नहीं, इसको अनसुना क्यों कर दिया? नहीं, ये बात ज़रूर थी कि मैं विपक्ष में था, तो लोग मेरे पास आते थे कि हमारे काम कर लो, सड़क बना लो, अस्पताल खोल दो, स्कूलें खोल दो। तो मैं हर चीज़ का एक ही उत्तर देता था कि मैं नहीं करा पा रहा हूँ। तो लोग ये कहते थे कि विधायक तो तुम हो, जब तुम विधायक रहते हुए नहीं कर पाते हो, तुम काहे को विधायक बने हो? तो मन में बड़ी ठेस पहुँचती थी, और ये मन बना कि मैं सत्ताधारी पार्टी में जाऊँगा तो जो ये लोगों के काम हैं, सड़क के हैं, स्कूल के हैं, अस्पताल के हैं, बिजली के हैं, पानी के हैं, मैं इनको कराने में ज़्यादा सुगम महसूस करूँगा। परंतु मुझको ये नहीं पता था कि मेरे पार्टी छोड़ने से लोग नाराज़ हो जाएँगे। तो निश्चित रूप से पार्टी बदलने का निर्णय जो जनता ने कबूल नहीं किया, और इससे लोग बड़े नाराज़ मेरे से थे। लेकिन जैसे अब जब हम ये कहते हैं कि जब हम सत्ता पक्ष में रहेंगे तो ही हमारे काम होंगे, तो इसका नुकसान हमें ये हो सकता है कि भाई जो विपक्ष के विधायक है, कल को बीजेपी विपक्ष में हो सकती है, आज कांग्रेस विपक्ष में है, पहले बीजेपी विपक्ष में थी, किसी राज्य में कोई कोई दल विपक्ष में होता, कोई सत्ता पक्ष में होता है। तो इस तरह पे विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाएगी अगर हर विपक्षी विधायक, हर विपक्षी सांसद ये सोचने लगेगा कि साहब मैं जब सत्ता में जाऊंगा तो ही काम कराऊंगा, तो ये तो गलत ट्रेंड हो जाएगा। नहीं, हम ये नहीं कहते कि विपक्ष को समाप्त हो जाना चाहिए। विपक्ष रहेगा तो ही सत्ता पे अंकुश रहता है, और विपक्ष का रहना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में विपक्ष का रहना और मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच थी वो, मैं ये इसको सार्वजनिक नहीं बता सकता हूँ मैं, परंतु मेरी व्यक्तिगत सोच थी कि मैं कुछ काम नहीं करा पा रहा हूँ, 7-8 सालों से मैं विपक्ष में हूँ, और सत्ताधारी पार्टी में जाऊँगा तो लोगों की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का मैं निदान करूँगा। ये मेरी अपनी सोच थी, परंतु मैं मेरी सोच मेरे पास रह गई, और जो मेरा निर्णय था, वो सही नहीं निकला। ओके। लेकिन ये बड़ा सवाल है क्योंकि जैसे अब जब आप 16 मार्च को जब आप बोल रहे थे कांग्रेस के मंच पे, तो आपने कहा कि अफ़वाहें लोग चला रहे हैं, सोशल मीडिया में गलत खबरें, टीवी में, अखबार में सब चीज़ें चल रही हैं, आप मजबूती से मुकाबला करो। फिर अगले दिन उन्हीं कपड़ों में आप बीजेपी कार्यालय में, हेडक्वार्टर में बीजेपी जॉइन कर रहे हैं। तो ये जिस तरह आपको लगता है जो नाटकीय अंदाज में आप बीजेपी में गए, लोगों ने कहा कि यार हमको क्या मतलब, एक तरह से बिल्कुल ही मतलब पप्पू बनाया जा रहा है क्या, नहीं, नहीं, राजेंद्र भंडारी के मेरे द्वारा? मन में तो बहुत समय से था कि मैं पार्टी बदलना चाहता था, और लेकिन 16 मार्च को तो आप दूसरी बात कह रहे नहीं, थे। नहीं, अब जब तक नहीं गए तब तक तो उसी पार्टी के पक्ष में बोलना पड़ता है, दूसरी पार्टी के पक्ष में तो बोल नहीं सकते हैं। सही। जिस पार्टी में, पर मन मेरा बहुत पहले से था कि मैं पार्टी छोड़ूँ, और भाजपा में जाऊँ और अपने काम करवाऊँ, और सत्ता में रह कर के जो क्षेत्र का हित है, जो जिले का विकास है, जो कार्यकर्ताओं के काम है, उनको करने में मैं सुगम अपने को महसूस करूँगा। परंतु सोचता आदमी बहुत कुछ है, परंतु करा धरा रह जाता है। तो ये ऐसा ही समझ लीजिएगा आप, बाकी तो पार्टियाँ मैं ही थोड़ी बदल रहा हूँ, जो
माननीय राहुल गांधी जी के बगल में जो बैठे हुए हैं, वो सुबह कांग्रेस में है, शाम को पता चल रहा है कि बीजेपी में आ गए हाँ, हैं। जितिन प्रसाद से बड़े-बड़े लेके ब आरपीएन से लेके बहुत सारे लोग बहुत बदल बड़ी गए, इसमें तो फ़ौज कोई है, जो लगातार छोड़ने पे आई हुई है, तो कांग्रेस का बहुत बड़ा तबका जो है आज बीजेपी में चला गया है, इसमें नहीं, कोई लेकिन दो राय की लोगों ने ये बात नहीं। कहा कि ऐसा राजेंद्र भंडारी ने जो किया वैसा किसी ने नहीं किया, कि उसी शर्ट में कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का मजबूत सिपाही हूँ और उसी शर्ट में कह रहे हैं कि मोदी जी के विकास कार्यों में आस्था है। ये तो नहीं, अनोखा नहीं, हुआ नहीं, ना। नहीं, वो बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु मन मेरा बहुत पहले से था ओके। कि मैं पार्टी बदली करूँगा और ये मैं निर्णय कर चुका था मैं। और तब तक बात नहीं हो पाई थी, तो मैं कांग्रेस में था, तो कांग्रेस के पक्ष में ही मुझको तो बी वोट माँगना था सही है, और सही कांग्रेस के पक्ष में मैंने वोट माँगा। जिस पार्टी में रहते हैं, जब हाँ, तक वो जिस पार्टी में है, उसका नमक खाते हैं, सही, तो उस पार्टी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते हैं और उसके प्रत्याशी के खिलाफ भी नहीं बोल सकते हैं। सही। तो इसलिए मैंने पार्टी के पक्ष में बात की और जब पार्टी छोड़ दी, तो फिर जिस पार्टी में गया, उस पार्टी के पक्ष में बात की। ठीक है, तो आपकी बातचीत दिल्ली के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी से हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि अनिल बलूनी आपको लेकर गए, कुछ लोगों ने कहा महेंद्र भट्ट लेके गए, कुछ लोगों ने कहा पुष्कर धामी मुख्यमंत्री लेके गए। कौन आपको बीजेपी में लेके, कहाँ वो चैनल किसने खोला बातचीत का? नहीं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे बलौनी जी हों, सब लोगों के प्रयास से मैं बीजेपी में गया हूँ। कोई एक व्यक्ति के प्रयासों से नहीं गया हूँ, सब लोगों के प्रयासों से गया हूँ और सब लोगों से मेरी बातचीत होती रहती थी और बात अंतिम निर्णय तक नहीं पहुँच पाई थी। तो उस दिन दूसरे दिन मुझको अचानक बुलावा आ गया कि आप दिल्ली आ जाओ, तो मैं दिल्ली चला गया। तो ये भी इत्तेफ़ाक था, ऐसा हुआ ना हुआ लोगों ने तो वो। कहा उस दिन का तो महेंद्र भट्ट जी को तो पता भी नहीं था, वो तो पहुंच भी नहीं पाए थे, आप सीधे पहुंच के ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ये तो मेरे को मालूम नहीं है वो कि नहीं थे ना, उनको। उस आपकी जॉइनिंग में वो कहाँ थे? नहीं, प्रदेश के नहीं। मुखिया थे लेकिन वो नहीं थे वहाँ। वहाँ मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के प्रभारी थे दुष्यंत गौतम, वहाँ अनिल बलूनी थे, पीयूष गोयल थे, लेकिन महेंद्र भट्ट तो नहीं थे। नहीं, नहीं, माननीय या कोई रणनीति थी कि नहीं, आप दोनों जो कि ध्रुव विरोधी रहे थे अब तक इस सीट के, तो अब आपका आना ठीक नहीं रहेगा? राजनीति में कोई विरोधी नहीं होता, परमानेंट विरोधी नहीं होता है। राजनीति में समय के साथ जो है अपने जो है इरादे बदली होते रहते हैं, अपनी इच्छाएँ बदली होती रहती हैं। राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मनी, ज़मीन जायदाद की लड़ाई तो होती नहीं है, सही। राजनीतिक दुश्मनी होती है। जब साथ में चले गए तो भाई-भाई हैं आपस में जो है। और बड़ी बात ये है कि मेरे को तो ये था कि माननीय अध्यक्ष जी को भी संज्ञान में रहा होगा और बाकी पूरी पार्टी की सहमति से ही मैं पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। लेकिन क्या वजह रही कि आपका अपना एक बड़ा जनाधार था वहाँ वोट बैंक, क्योंकि आपको ये माना जाता कि जैसे कहा गया, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि साहब बद्रीनाथ में कांग्रेस मतलब राजेंद्र भंडारी, या उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर देखो चमोली में कांग्रेस मतलब राजेंद्र भंडारी मतलब कांग्रेस, यानी इस तरह का इतना बड़ा मजबूत स्ट्रॉन्ग आपका होल्ड था। तो एक बड़ा वोट बैंक आपके साथ लगातार लगा हुआ था। आप जब निर्दलीय लड़े तब भी था, वो कांग्रेस में आए तब भी था, लेकिन वो बीजेपी में शिफ्ट क्यों नहीं हो पाया आपके साथ? वो जो आपके सपोर्टर थे, जो वो आपका वोट बैंक था, जो माना जाता है एक सॉलिड वोट बैंक आपका है, जो शिफ्ट कर जाएगा, साथ में बीजेपी का वोट बैंक मिलेगा और आप चुनाव यूँ निकाल ले जाएँगे, वो क्यों नहीं शिफ्ट हुआ? वो शिफ्ट तो नहीं हो पाया, ये बात तो सही है। मैंने बोला ना कि अब पता चल रहा है, पहले तो पता नहीं चल पाया। अंदरूनी पहले तो ये पता चल चल रहा था कि शायद मैं सीट निकाल के ले जाऊँगा, परंतु अब जाके पता चल रहा है कि लोगों की बहुत बड़ी नाराज़गी थी कि तुमने 2.5 साल में चुनाव करा दिए और यानी चुनाव जनता पे थोप दिया, उपचुनाव। जनता पे थोप दिए हैं हुँ, और हमने तो आपको 5 साल के लिए बनाया था। तो ये निर्णय जो है थोड़ा लोगों को गले नहीं उतरा और लोग उस बात से नाराज़ थे। फिर भी जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करते हैं और नेता नेता ही रहता है। अब एक एक किरदार समाप्त हो गया तो दूसरे किरदार को शुरू तो कर देंगे। आप उस जनता को कैसे अभी तो चलो ठीक है, चुनाव में आपसे नाराज़ हो गए, आपके खिलाफ वोट कर दें, लेकिन 27 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। अब उस जनता को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो वापस राजेंद्र भंडारी में अपना भरोसा जताए? अब उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके हैं और आपके कामों में हमेशा सुख-दुःख में साथ हैं। आज सरकार में मैं हूँ, तो सरकार के स्तर से भी जो मदद हो पाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी जो मदद हो पाएगी, तो लोगों की मदद करेंगे। सड़कों के मामले हैं, स्कूल के मामले हैं, अस्पतालों के मामले हैं, रोज़गार के मामले हैं, कई ऐसे मामले हैं जो आधे-अधूरे पड़े हुए हैं, तो उन मामलों में लोगों का हाथ बटाएँगे और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से, चूँकि अब आपने कहा था कि भई आप सत्ता पक्ष की तरफ जाएँगे और आपके विधायक बन के आएँगे, तो सरकार में मंत्री बनेंगे या सत्ता पक्ष के विधायक रहेंगे तो काम करवा पाएँगे। तो यानी आपने खुद ही लकीर बड़ी खींच दी, बड़े वादे कर लिए। अब वहाँ विधायक कांग्रेस के होंगे और आप चूँकि चुनाव हार गए, लेकिन काम कराने का दारोमदार आप पे रहेगा, क्योंकि आपने कहा था सत्ता पक्ष में जाएँगे तो ज़्यादा काम कराएँगे, यानी आपको काम कराना पड़ेगा। नहीं देखो, लोगों की आशाएँ तो सत्ता पक्ष से रहती ही रहती है। चाहे हम हार भी गए, तो आज भी लोग कह रहे हैं कि भंडारी जी आपने हमारे काम करवाने हैं। तो ये आशा और ये विश्वास तो लोगों का बना हुआ रहता है। बाकी लोकतंत्र में जीत-हार तो लगा हुआ है। बड़े-बड़े नेता हार सही जाते हैं। बात। मैं तो बहुत अदना सी छोटा-सी कार्यकर्ता हूँ और हार गया तो ज़िंदगी नहीं समाप्त हुई है। ज़िंदगी अभी बाकी है
और ज़िंदगी में संघर्ष करना ही जीवन है और संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएँगे और गाँव-गाँव जाएँगे और जो लोगों के आधे-अधूरे काम हैं, देखो मैं उन कामों को पूरा करने में कितना कामयाब होता हूँ, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, उन बातों को, उन कामों को करने का हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आपने सुना जिस तरह से बीजेपी में किस तरह कार्यकर्ता जो परंपरा का जो मूल बीजेपी का कार्यकर्ता उसका दम घुट रहा है। तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, आप गढ़वाल के सांसद भी रहे, निवर्तमान सांसद है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि आपने उन्होंने तो ये भी कहा कि आपको टिकट देते वक्त सोचना चाहिए था। उन्होंने तो खुद डंके की चोट पे ऑन रिकॉर्ड अब तो मीडिया में आ गया कि आपको टिकट नहीं देना चाहिए था। बीजेपी के भीतर दल बदलू जो नेता हैं, जो बाहर से आए हुए हैं दूसरे दलों से बीजेपी में, उनको स्पेस भी मिल गया। मान लो किसी को विधायक बनाया, किसी को मंत्री बनाया, उनको लेके वहाँ अब नाराज़गी उभर रही है। अब आप जब चुनाव हार गए तो क्या गारंटी बीजेपी 2027 में आप ही को टिकट देगी? वहाँ से तो ऑलरेडी महेंद्र भट्ट भी टिकट माँग सकते हैं और भी कोई बीजेपी कार्यकर्ता माँग सकते हैं। नहीं, टिकट की तो कोई गारंटी नहीं होती है, परंतु टिकट ही सब कुछ नहीं होता है। ऐसा है कि काम, पहचान, आदमी की उपस्थिति, ये बड़ी चीज़ होती है और मैं जनता में अपना स्थान कितना बना पाता हूँ, ये आने वाला समय बताएगा। 2 ढाई साल बहुत कम समय होता है, 2 ढाई साल जाने में सब कोई देरी नहीं लगेगी। तो इन कम समय में अधिक काम करना है और अधिक अपनी पहचान बनानी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है और अपनी ताकत का एहसास करवाना है कि मैं भी अभी ज़िंदा हूँ और देखो कल आने वाला समय में क्या होता है परंतु पार्टी ने इस समय भी मेरे लिए बहुत काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राज्य स्तरीय नेतृत्व है, चाहे जिले का है, चाहे गाँव का है, हर व्यक्ति ने पूरी ताकत से मेरे लिए काम किया है, किसी ने कोई कोताही नहीं बरती है। बाकी मेरा भाग्य था, मेरा भाग्य भी बड़ी चीज़ होती है, जब भाग्य में नहीं रहा होगा तो इस समय नहीं बन पाया मैं। यानी कि हार के बावजूद टाइगर अभी ज़िंदा है बद्रीनाथ में। अब ये तो जवाब तो जनता देगी, जनता क्या बोलती है परंतु मेरा जनता ने तो अपना जवाब दे दिया है। इस हाँ, उपचुनाव का तो दे दिया। सर नहीं ऐसा है सर कि नेता कभी मरता नहीं है। नेता हमेशा अपने कामों से भी ज़िंदा रहता है, अपने प्रयासों से भी ज़िंदा रहता है और आज नहीं तो कल समय बदलते देर नहीं लगती है। मैंने देखा जो राजा था वो रंक बन जाता है, जो रंक था वो राजा बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी हतोत्साहित होने की ज़रूरत यानी नहीं है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति आपने अभी बोला था कि हाँ, संभावनाओं का खेल है हाँ। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक भी ज़िंदा-दिली रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिससे मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने जो बोला है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो तमाम आप अकेले की बात नहीं है, वो विजय पाल सजवाण के लिए भी है, वो दिनेश अग्रवाल के लिए भी है, वो ऐसे बहुत सारे लोग जो दूसरे दलों से आए उनके लिए उन्होंने कहा है कि हमें अपने कार्यकर्ता, अपनी ज़मीन को पकड़ के रखना पड़ेगा और राजेंद्र भंडारी जैसे जिन लोगों को आपने टिकट दिया, ऐसे फैसले थोपो मत हमारे ऊपर। ये आगे की बीजेपी के भीतर की आपकी और ऐसे तमाम जो दल बदलू नेता आए, उनकी राजनीति के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, ऐसा है कि वो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं और उन्होंने कोई भी बात बोली होगी तो सोच समझ के ही बोली होगी, इसलिए मुझको उस पे कुछ नहीं बोलना है। और जो लगातार गणेश गोदियाल वो कहते हैं कि आपने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया, उसका बदला बद्रीनाथ में लिया जाएगा। चुनाव कैंपेन पूरा इस तरह से डिज़ाइन किया कांग्रेस ने। क्या वाकई आपने पहले कहा था गणेश गोदियाल जी आप चुनाव ले टिकट लेके ही हम आपके साथ लड़ेंगे, पूरा दमखम दिखाएंगे, फिर आप निकल भागे? मैं कौन होता हूँ टिकट देने वाला? ये आईसीसी तय करती है, पीसीसी तय करती है, टिकट किसको मिलेगा और पीठ पे छुरा मैंने क्या मारा? पीठ पे छुरा मारा होगा तो गढ़वाल की जनता ने मारा होगा जिन्होंने वोट दिया है। तो मैंने तो वोट भी नहीं दिया उनको, ना मैं उनके साथ था। तो फिर छुरा तो राठ की जनता ने मारा होगा या गढ़वाल की जनता ने मारा होगा। तो मेरे लिए गुजराल जी का ये कहना मुझे रास नहीं आ रहा और ऐसा उनको बोलना भी नहीं चाहिए। देखो जीत-हार होती रहती है, किसी पे आप अपनी हार को थोप नहीं सकते हैं और ये कहें कि बस राजू भंडारी ने मुझको हराया है, तो मैं अगर हराने वाला होता तो खुद क्यों हार जाता मैं? मैं अगर हराने वाला होता तो उन्होंने खुद कहा ना क्यों हार जनता ने जाता? बदला लिया ना, आपके धोखे का बदला लिया। धोखा तो अब गणेश गोदियाल जी को तो धोखा अब राठ की जनता ने न विधायक रहते हुए जिताया उनको, न सांसद रहते हुए जिताया है। पौने 2 लाख वोटों से हार हुई है। कोई अगर 2-4 हज़ार से होती तो मैं मान जाता। पौने 2 लाख वोट कोई कम वोट नहीं होता है। तो बहुत बड़े मार्जिन से जो है अंतर रहा है। तो फिर इसमें राजू भंडारी क्या कर सकते हैं? मेरे यहाँ तो साढ़े 8,000 का रहा है। सही, मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ। 2017 का जब इलेक्शन चल रहा था तब आप हरीश रावत सरकार में मंत्री थे और चुनाव लड़ रहे थे। तब मैं एक दिन नेता के साथ कैंपेन के ज़रिए तब मैं न्यूज़ 18 ईटीवी में होता था। हरीश रावत के हेलीकॉप्टर से हम लोग गए थे। आपके वहाँ गोपेश्वर में एक जनसभा भी हुई थी
और वहाँ से आपने कोई इंडिकेशन दिया है, क्या कहा? हरीश रावत जी ने एक तरह से जबरिया लखपत बुटोला को हमारे साथ चॉपर में बिठा लिया कि तुमको चल करके वहाँ हरिद्वार ग्रामीण में मेरा कैंपेन देखना है। उस वक्त ये था कि शायद भंडारी जी को डाउट है कि लखपत बुटोला जी शायद उनको डैमेज कर सकते हैं। अब दोनों कांग्रेस में इस तरह की पॉलिटिक्स रही थी। अब आपके वो एक तरह से वो सियासत में छोटे भाई हैं, वो भी चुनाव आपसे जीत गए हैं। उनको क्या कहेंगे? चुनाव तो जीत गए हैं, अब नहीं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, जो चुनाव जीते उनको मेरी बधाई है, शुभकामनाएँ हैं और मैं सरकार में हूँ। मेरे से जो भी मदद अगर लेना चाहेंगे, तो हम पूरी मदद विकास के कार्यों में देने के लिए तैयार हैं और होना भी चाहिए। ये नहीं है कि मैं कहीं पे आड़े आ जाऊँ विकास कार्यों में। ये मेरी ना मंशा है, ना मेरी नीति है, ना मेरी सोच है और मैं ये चाहता हूँ कि मिल बैठ कर के क्षेत्र का विकास हो। इसी में जो है क्षेत्र का जो है अच्छाई हो सकती है, भलाई हो सकती है। आखिरी सवाल, बद्रीनाथ की जनता को कुछ आप स्पेशल मैसेज देना चाहें, कोई अपनी बात रखना चाहें? नहीं, बद्रीनाथ की जो देवतुल्य जनता है, उनका तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 3 बार मुझे विधायक बनाया है, 1 बार जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया है। तो बनाने वाले तो वही है, तो कोई बात नहीं, एक बार उन्होंने मुझे सज़ा भी दे दी, तो उसको मैं कबूल करता हूँ, सर आँखों पे लेता हूँ मैं और आज उन्होंने हार दी है, तो कल वो फिर क्या पता आशीर्वाद दे दें। तो ये तो जनता है और जनता जनार्दन कभी जो है बुरी नहीं होती है। जनता जनार्दन, जनार्दन का मतलब भगवान होता है और जनता भगवान का रूप है और वो कभी भी गलत निर्णय नहीं कर सकती है। उसने जो भी निर्णय किया है, सही निर्णय किया है और मैं उसको कबूल करता हूँ, सर आँखों पे बिठाता हूँ। यानी कुल मिलाकर आपने सुना राजेंद्र भंडारी जी साफ तौर पर कहते हैं कि पब्लिक में वो काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन जो उन्होंने निर्णय लिया, उनको उस वक्त ये लग रहा था कि पार्टी बदलने का निर्णय उनके पक्ष में, उनके हित में जाएगा, लेकिन शायद जनता को वो फैसला पसंद नहीं आया, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसीलिए शायद जनता ने उनको ये उपचुनाव में हार की सजा दी है। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि वो लगातार कोशिश करेंगे, सत्ताधारी दल में रहते हुए जितना बद्रीनाथ का विकास करा सके उतना कराने की कोशिश करेंगे। धनु जड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।